अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 4 जिसका नाम है वर्क एंड एनर्जी। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि एक्चुअली वर्क क्या है और एनर्जी क्या है, और फिर भी हम इनका आपस में रिलेशनशिप जो है वो फाइंड करेंगे कि वर्क और एनर्जी आपस में किस तरह रिलेट हैं। वर्क हम सुनते ही हमारे जहन में जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है वो यही आता है कि किसी भी जिस्मानी या जहनी कोशिश को हम वर्क का नाम देते हैं। ये ठीक है, लेकिन फ़िज़िक्स की ज़ुबान में जो वर्क है वो इससे मुख्तलिफ है, क्योंकि फ़िज़िक्स की ज़ुबान में वर्क डन होगा सिर्फ दो सूरतों में, कि अगर एक तो हमारे पास फोर्स हो और दूसरी डिस्प्लेसमेंट हो। ये दो चीज़ें अगर होंगी तो ही हमारा वर्क डन होगा, अदरवाइज़ हमारा वर्क ज़ीरो होगा। तो सबसे पहले हमारे पास चैप्टर है 4 जिसका फर्स्ट टॉपिक है 4.1 वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स। अपने नाम से ही जाहिर है हम ये उस प्रोसेस के लिए वर्क डन फाइंड करेंगे जिसमें थ्रू आउट द प्रोसेस हमारी फोर्स जो है वो कांस्टेंट रहेगी। और इसके लिए सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को पढ़ते हैं कि एक्चुअली वर्क क्या है। The work done on a body by a constant force is defined as the product of magnitudes of displacement and the component of the force in the direction of displacement। ये डेफिनेशन है वर्क की, जिसमें कहा है कि वर्क जो है हमारे पास प्रोडक्ट है दो चीज़ों का, किन का, एक डिस्प्लेसमेंट का और दूसरा उस फोर्स का जो इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन की तरफ जो फोर्स अप्लाई हो रही है उस फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास वर्क है। तो सबसे पहले आप इसकी फर्स्ट डायग्राम देखें 4.1, जिसमें उन्होंने बताया हुआ है कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जो ए पॉइंट पे पड़ा है और उसको हमने ए पॉइंट से बी पॉइंट तक डिस्प्लेस करना है, उसको मूव करवाना है ए पॉइंट से बी पॉइंट तक। और उसके ऊपर उसको डिस्प्लेस करने के लिए जो हमने फोर्स अप्लाई की है वो एक एंगल पे अप्लाई की है, और वो एंगल जो है वो थीटा एंगल है। आप इसको यूं कह लें कि आपके पास कोई भी एक ऑब्जेक्ट है जिसको आपने एक रस्सी के साथ बांधा हुआ है। अब आप उस रस्सी को खींच के किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करेंगे तो वो जो आप फोर्स अप्लाई करेंगे वो एक एंगल पे अप्लाई होगी, और वो एंगल यहाँ पे इन्होंने हमें थीटा दिया है कि हमने एक थीटा एंगल पे उस फोर्स को अप्लाई किया है। अब इसमें अगर हमने वर्क फाइंड करना है तो उसके लिए हमने देखना है कि जो हमारा डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ है, और इसके इसमें हमारा डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ है डी डिस्प्लेसमेंट, और एफ जो है इसका हमने वो कंपोनेंट देखना है जो इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट है, ताकि हम वर्क की डेफिनेशन के मुताबिक इसको देख सकें कि हमारे पास कौन सा ऐसा कंपोनेंट है फोर्स का जो डिस्प्लेसमेंट की तरफ उसकी डायरेक्शन है, उसको हम लेंगे और फिर हम डिस्प्लेसमेंट को जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमें वर्क देगा इस प्रोसेस के लिए। हमने ये पिछले चैप्टर्स में पढ़ा हुआ है कि हमारे पास अगर कोई भी एक फोर्स है जो एक एंगल पे अप्लाई हो रही होती है तो हम उसको उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में लिख सकते हैं या उसको उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है वर्टिकल कंपोनेंट, एक होता है हॉरिजॉन्टल। यहाँ पे जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो एफ साइन थीटा है, लेकिन जो हॉरिजॉन्टल है वो एफ कोस थीटा है। डेफिनेशन के मुताबिक हमने वो वाला कंपोनेंट लेना है जो इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट है, और इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा एफ कोस थीटा। आप देख सकते हैं कि सिर्फ एफ कोस थीटा जो है वो इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट एफ साइन थीटा है अगर हम उसको ड्रा करें तो वो डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर आ जाता है, जो हमारा यहाँ पे काम नहीं आएगा, क्योंकि हमने सिर्फ वही कंपोनेंट लेना है जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है। और इसी के मुताबिक हमारी इक्वेशन 4.1 बनती है W इज इक्वल टू एफ डॉट डी इज इक्वल टू एफ डी कोस थीटा, क्योंकि हमारे पास जो इसका कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट है वो है एफ कोस थीटा इंटू डी। अब आप देखें इसकी रीडिंग। लेट अस कंसीडर एन ऑब्जेक्ट के कोई भी एक ऑब्जेक्ट को आप लें विच इज़ बीइंग पुल्ड बाय अ कांस्टेंट फोर्स एफ एट एन एंगल थीटा, के जो एक फोर्स एक कांस्टेंट फोर्स हमने उसके ऊपर अप्लाई की है और उसको हमने पुल किया है एक एंगल से उसको हमने पुल किया है ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, और फोर्स हमने अप्लाई की है एक एंगल पे। द फोर्स डिस्प्लेसेस द ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोजीशन ए टू बी थ्रू अ डिस्प्लेसमेंट डी। द डेफिनेशन ऑफ वर्क इज given in equation 4.1. We define work done by the force F as the scalar product of F and D. ये इसकी मैथमेटिकल फॉर्म है जो इसकी डेफिनेशन के मुताबिक दी है। द क्वांटिटी एफ कोस थीटा इज द कंपोनेंट ऑफ द फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट।
कि एफ कोस थीटा है वो इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट है, इसीलिए हमारे पास जो है दो चीज़ों का प्रोडक्ट एफ कोस थीटा और डी है, ये हमारा वर्क को डिफाइन कर रहा है। और नेक्स्ट इन्होंने हमारे पास जो दिए हैं वो दो क्वेश्चन हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कैन यू टेल हाउ मच वर्क इज़ बीइंग डन, कि क्या आप बता सकते हैं कि कितना वर्क डन हुआ है। उसने हमें दो सिचुएशन दी है जिसको उसने दो क्वेश्चन में बना के दे दिया है। एक को उसने 4.2 एक डायग्राम में उसको डिस्क्राइब किया है और दूसरे को उसने 4.2 बी में बताया है। ये दो शॉर्ट क्वेश्चन है। ये है जी ऑन दी पेल। पेल क्या है? पेल बेसिकली कोई भी कंटेनर कह लें, वेसल कह लें, जिसका कोई भी एक हैंडल होता है, उसको आप पेल बोलते हैं। तो आप इस केस में बकेट देखें, बकेट को उसने पेल का नाम दिया है। ऑन द पेल व्हेन अ पर्सन होल्डिंग द पेल बाय द फोर्स एफ इज़ मूविंग फॉरवर्ड, कि हमने बताना है कि एक शख्स है, उसके हाथ में एक बाल्टी पकड़ी हुई है पानी की और वो आगे को मूव कर रहा है, तो उसने कितना वर्क डन किया। बज़ाहिर तो उसने उसको उठाया हुआ है, वो फोर्स अप्लाई की है तो उसने उसको उठाया है, लेकिन और वो मूव कर रहा है आगे को। अब देखें यहाँ पे जो फिज़िक्स की टर्म में हमारा वर्क डन है वो ज़ीरो है। वो ज़ीरो क्यों है? वो ज़ीरो सिर्फ इसी वजह से है कि उसने फोर्स को तो उसने अपवर्ड किया है ना, कि अपवर्ड फोर्स लगा के उसने बकेट को उठाया हुआ है, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट उसने कवर किया है वो फॉरवर्ड कवर किया है, कि डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के दरमियान जो एंगल है वो हमारा बन गया 90 का एंगल। और अगर 90 का एंगल बनता है तो हमारे पास जो वर्क की डेफिनेशन थी W इज इक्वल टू एफ कोस थीटा और D है, तो कोस 90 जो है हमारे पास वो ज़ीरो होता है, जिसकी वजह से वर्क डन हमारा ज़ीरो हो जाएगा। वर्क डन क्यों इसमें ज़ीरो हुआ है? सिर्फ 90 के एंगल की वजह से, कि डिस्प्लेसमेंट के और फोर्स के दरमियान एंगल 90 बना है और कोस थीटा जो है 90 कोस 90 वो हमारे पास ज़ीरो हो जाता है, जिसकी वजह से इसका वर्क डन ज़ीरो होगा। दूसरा क्वेश्चन उसने कहा है ऑन दी वॉल, कि अगर आप फिगर इसको देखते हैं 4.2 बी को, कि एक आदमी खड़ा है, उसने एक फोर्स को अप्लाई किया है एक दीवार के ऊपर, तो उस शख्स ने कितना वर्क डन किया? जाहिर सी बात है उसने कितना वर्क डन करना है, ज़ीरो वर्क डन हुआ है, क्योंकि इसमें कोई डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं हुआ। बज़ाहिर वो फोर्स अप्लाई कर रहा है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट अगर कवर नहीं हुआ तो इसका मतलब ये है कि वर्क डन ज़ीरो है। हमने ये पहले भी बताया था कि फ़िज़िक्स की ज़ुबान में वर्क हमेशा दो ही सूत्रों में कवर होगा। सबसे पहले तो ये है कि एक फोर्स अप्लाई की जाए जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में हो, और दूसरा कि आपने फोर्स अप्लाई की है तो डिस्प्लेसमेंट आपका लाजमी कवर हो। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट या फोर्स जो इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट है, कोई भी अगर इनमें से एक चीज़ मिसिंग है, तो इसका मतलब ये है कि आपका वर्क डन ज़ीरो है। तो यहाँ पे वॉल वाले केस में हमारे पास जो है वर्क डन ज़ीरो है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे ज़ीरो है, और ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट के साथ अगर आप फोर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़ाहिर सी बात है कि आपका आंसर ज़ीरो ही आएगा। नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन, इसे नेक्स्ट पैराग्राफ में उन्होंने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दी है वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स की, जिसमें उन्होंने बताया है कि व्हेन अ कांस्टेंट फोर्स एक्ट्स थ्रू अ डिस्टेंस, कि कोई भी कांस्टेंट फोर्स एक ख़ास डिस्टेंस तक अगर एक एक्ट कर रही है, द इवेंट कैन बी प्लॉटेड ऑन अ सिंपल ग्राफ, कि उसके जो इवेंट्स हैं या उसके आप पॉइंट्स ले लें डिस्टेंस के और फोर्स के, तो उसको हम एक ग्राफ की सूरत में हम ड्रा कर सकते हैं। और इसके लिए द डिस्टेंस इज़ नॉर्मली प्लॉटेड अलोंग एक्स एक्सिस, कि हमने जो उसका डिस्टेंस लेना है वो हमने एक्स एक्सिस के अलोंग लेना है, लेकिन जो उसकी फोर्स है उसको हम वाई एक्सिस के अलोंग लेंगे, और उसके दरमियान हम इजीली एक ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। और इस केस में कि हमारे पास फोर्स जो है वो कांस्टेंट है और हमने एक डिस्टेंस जो है वो एक कवर किया है, कह लें 0 पॉइंट है हमारे पास, उससे हमने आर तक का डिस्प्लेसमेंट जो है वो कवर करवाया है। लेकिन अगर हमारी फोर्स जो है वो कांस्टेंट है तो इसका जो एक ग्राफ बनेगा वो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन बनेगी। वो इसीलिए बनेगी कि फोर्स का जो पॉइंट आएगा वो हमेशा एक ही पॉइंट रहेगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हमारा जो है वो डिफरेंट होता जाएगा। इस तरह कि फोर्स तो हम कांस्टेंट अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन बॉडी तो जाहिर सी बात है वो मूव करेगी। स्टार्टिंग में वो एक पॉइंट पे है, उसके बाद थोड़ा सा उसके ऊपर वो उसने कवर किया डिस्टेंस, उसका डिस्टेंस और हुआ, लास्ट पे जाके उसका डिस्टेंस और हो गया। मतलब कि डिस्टेंस चेंज होता रहेगा हमारा फोर्स अप्लाई करने से, लेकिन हमने स्टार्टिंग पे ये कहा है कि फोर्स हमारी कांस्टेंट है। इसीलिए आप एक पॉइंट लें, फोर्स उसमें हमेशा सेम रहेगी, लेकिन डिस्टेंस अगर आपका चेंज हो रहा है और आप उसके दरमियान जो ग्राफ बनाएंगे वो हमेशा आपका एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, और वो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन बनेगी, क्योंकि हमने फोर्स को वाई एक्सिस के अलोंग लिया है, जिसकी वजह से जो ये स्ट्रेट लाइन है वो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है।
ये आप देख सकते हैं कि इन्होंने यही यहाँ पे बताया है। इन दिस केस एज द फोर्स डज नॉट वेरी, कि फोर्स वेरी चेंज नहीं हो रही, द ग्राफ विल बी अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, जो ग्राफ है वो एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। If the constant force F and the displacement are in the same direction, then the work done is FD। ये उन्होंने केस बताया है कि हमने एक फोर्स अप्लाई की है और वो उस डायरेक्शन में हमने अप्लाई की है जिस डायरेक्शन में हमारी डिस्टेंस कवर हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट जिसमें हमारा कवर हो रहा है। जाहिर सी बात है, अगर फोर्स उसी डायरेक्शन में है और डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में कवर हो रहा है तो उसके दरमियान जो हमारा एंगल बनेगा वो 0 डिग्री बनेगा। और अगर 0 डिग्री बन रहा है तो कोज 0 जो है हमारे पास वो 1 आएगा। और 4.1 इक्वेशन के लिहाज से W इज इक्वल टू एफ डी कोस थीटा, और अगर हमारे पास थीटा 0 है तो इट मीन्स कोस थीटा हमारा 1 हो जाएगा और हमारे पास रह जाएगा एफ डी। इसी तरह उन्होंने कहा है कि देन द वर्क डन इज एफ डी, क्लियरली शेडेड एरिया इन फिगर 4.3 इज आल्सो एफ डी। कि उसने कहा है कि हमने अगर फोर्स और डिस्टेंस के दरमियान जो हमने एक ग्राफ ड्रा किया वो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन आई है, लेकिन अगर हम इस स्ट्रेट लाइन के नीचे वाला एरिया फाइंड करते हैं तो वो हमें वो वर्क देगा जो हमारा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की वजह से हमारा वर्क डन हुआ है। क्योंकि अगर आप देखते हैं पी क्यू हॉरिजॉन्टल ग्राफ है जो आपका ड्रा हुआ है, लेकिन इसके नीचे वाला एरिया अगर आपने फाइंड करना है तो आप देखते हैं कि ये आपके पास एक रेक्टेंगुलर आ गई है और रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास उसका एरिया आता है। इस केस में हमारे पास फोर्स है और डिस्टेंस है। डिस्टेंस को आप विड्थ कह लें, फोर्स को इसकी लेंथ कहेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका एरिया आ जाएगा। और अगर हम इस केस में इनको मल्टीप्लाई करते हैं एफ और डी को तो ये हमें वर्क डन के इक्वल आ जाता है जिसमें एंगल हमारा 0 है या फोर्स और डिस्टेंस एक ही डायरेक्शन में है, इसीलिए ये हमारा जो शेडेड एरिया है ये हमें वर्क डन देगा। लेकिन सेकंड उसने केस में कहा है इन केस द फोर्स इज नॉट इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। पहले तो हमने ये कहा था ना कि फोर्स डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में होगी तो हमारे पास जो वर्क डन है वो एफ डी होगा जो कि हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन ग्राफ के नीचे वाले एरिया को शो कर रहा है। लेकिन अगर हमारी फोर्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में नहीं है देन द ग्राफ इज़ बीइंग प्लॉटेड बिटवीन एफ कोस थीटा एंड डी, कि उस केस में हम जो डिस्टेंस है वो हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस के अलोंग हम ड्रा करेंगे, लेकिन फिर हमारी जो फोर्स हमने वाई एक्सिस के अलोंग ड्रा की थी हम फोर्स की जगह पे एफ कोस थीटा के अलोंग हम एक ग्राफ ड्रा करेंगे। फिर वो उसका जो एरिया होगा उसके नीचे वाला एरिया होगा, सिमिलरली वो हमें वर्क डन देगा। उसके बाद इन्होंने हमें कंडीशंस दी है कि वर्क हमारा कब पॉजिटिव होगा, कब नेगेटिव होगा, कब मैक्सिमम है, कब मिनिमम है या कब 0 है। सबसे मेन पॉइंट ये है कि वर्क जो है वो एक स्केलर है या वेक्टर है। जाहिर सी बात है वर्क डन जो है वो डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट है फोर्स और डिस्टेंस का, जैसा कि हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था कि जो स्केलर प्रोडक्ट है वो हमें एक स्केलर क्वांटिटी देती है। और यहाँ पे वर्क जो है सिमिलरली ये अगर स्केलर प्रोडक्ट है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का स्केलर प्रोडक्ट जो है वो हमें देगा एक स्केलर क्वांटिटी जो कि वर्क है। वर्क इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। अगर हमारे पास थीटा लेस देन 90 है देन द वर्क डन इज सेट टू बी पॉजिटिव। वो पॉजिटिव क्यों होगा, इसलिए कि 90 तक जो एंगल है 90 से नीचे जो है जो कह लें 0 से 90 का एंगल है ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाता है। अगर आप प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं तो आप देखेंगे कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है उसमें आपके पास सारे एंगल्स जो हैं वो आपके पास पॉजिटिव होते हैं। तो सिमिलरली हमारे पास यहाँ पे एंगल कोस थीटा है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी वो पॉजिटिव रहेगा, तो इसलिए हमारा वर्क डन जो है वो पॉजिटिव रहेगा। 0 से आप कह लें कि 90 से अगर कोई भी लेस वैल्यू है आप कोस थीटा की आप अप्लाई करके देखें कैलकुलेटर पे तो आपको पता चलेगा कि वो सारी पॉजिटिव वैल्यूज़ आएंगी, जिसकी वजह से अगर हमारे पास एंगल लेस देन 90 होगा तो ऑलवेज वर्क जो है उसका पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर हमारे पास एंगल 90 से बढ़ जाता है, उससे एक्सीड कर जाता है, ग्रेटर देन 90 हो जाता है, तो हमारे पास जो कोस की वैल्यूज़ हैं वो नेगेटिव आना शुरू हो जाती हैं। आप इसको कैलकुलेटर पे कोई भी वैल्यू 90 से 180 तक आप अप्लाई करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो सारी की सारी जो वैल्यूज़ हैं आपके पास नेगेटिव आएंगी। लेकिन अगर आप इसको क्वाड्रेंट वाले कॉन्सेप्ट से देखें तो इसके पास सेकंड क्वाड्रेंट आपका स्टार्ट हो जाता है 90 से 180। 90 से अगर आप बढ़ते हैं तो आपका सेकंड क्वाड्रेंट स्टार्ट हो जाता है।
और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, जबकि बाकी जो है कोस थीटा और जो टेन है वो आपके नेगेटिव होते हैं। तो आप इसको इस सेंस में भी देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक जो स्टेज रह गई है कि जो 90 का एंगल है वहाँ पे कितना होगा, वहाँ पे वर्क डन हमारा कितना होगा। तो 90 के एंगल पे ज़ाहिरी सी बात है 90 का एंगल है तो आपके पास वर्क डन 0 होगा। ये वही केस है जो क्वेश्चन 1 में उन्होंने कहा था कि एक आदमी ने बकेट को उठाया हुआ है और वो फॉरवर्ड मूव कर रहा है, एंगल 90 होने की वजह से वर्क 0 हुआ उस केस में। तो सिमिलरली जब भी हमारे पास एंगल 90 होगा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान, तो हम बिना सोचे ये कहेंगे कि उसका जो वर्क डन है वो हमारा 0 हुआ है। अब इसका यूनिट्स की तरफ देखते हैं। जैसा कि जो वर्क है वो प्रोडक्ट है फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का। फोर्स को हम न्यूटन्स में लिखते हैं और जो डिस्प्लेसमेंट है उसको हम मीटर्स में शो करते हैं या मीटर्स में हम उसको लिखते हैं। तो ज़ाहिर सी बात है इन दोनों का प्रोडक्ट वर्क है तो उसका जो यूनिट होगा वो भी उन दोनों यूनिट्स का मल्टीपल ही होगा। न्यूटन और मीटर को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे न्यूटन मीटर बनेगा जो कि वर्क का यूनिट है। लेकिन न्यूटन मीटर को आप 1 जाउल के इक्वल कहते हैं कि जो न्यूटन मीटर है वो 1 जाउल के इक्वल है। और 1 जाउल की आप डेफिनेशन इस तरह कह सकते हैं कि इफ़ 1 न्यूटन फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी एंड इट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर देन द वर्क इज सेड टू बी 1 जाउल। कि कोई भी बॉडी है उसके ऊपर आपने 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई की है और उस बॉडी ने डिस्टेंस जो कवर किया है वो 1 मीटर कवर किया है, तो जो उसका यूनिट बनेगा वो 1 जाउल बनेगा। तो आज के टॉपिक में हमारे पास सिर्फ यही था और उम्मीद करती हूँ कि आपको इस टॉपिक की समझ आ गई होगी। और अगर आपको समझ नहीं आई तो कोई बात नहीं, आप कमेंट्स में जाके आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपको उसका आंसर मिल जाएगा। थैंक यू।